आज हम हमाइन का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिससे ये चैप्टर जो है तो पूरा खत्म हो। ठीक है, आखिरी वीडियो में हमने उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो आखिरी जो वीडियो था हमारा उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ उसके आगे का जो है तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 1 मिनट में बस हम थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं पिछले वीडियो की बात। आखिरी में हमने टॉपिक पढ़ा था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन, जिसमें हमने स्टेडमेयर नामक पढ़ा था, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा था, एक मेल्ट रिडक्शन जो है तो पढ़ा था जिसमें अरीन या बेंजीन तैयार होता है, एक फिनॉल की तैयारी पढ़ा था जिसमें पानी के साथ में जब आप गर्म करते हैं 263 केल्विन पे, तो नतीजे में आपको फिनॉल जो है तो हासिल होता है। उसका एक अमल हमारा रह गया, लेकिन ये जो अमल है ये 25% सिलेबस में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो उसके एतबार से जो है तो आप इसको याद रखें। जैसा अमल जो हमारे को दिया गया है कि आप अमल कराते हैं एक्शन ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्लोरोबोरिक एसिड जो होता है HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसका अमल आपको कराना है, लेकिन ये 25% में रिड्यूस हो गया, तो अगर नहीं भी याद रखे तो चल जाएगा, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अगर आपके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आसानी के लिए, ठीक है, यहाँ Cl निगेटिव, और इसका अमल अगर आप कराते हैं HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो आप ये देखते हैं कि Cl जुड़ेगा किससे, हाइड्रोजन से, नतीजे में खाली होगा -HCl, और Bf अब जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन डायजो ग्रुप के साथ में जुड़ा रहेगा, और आपको इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम बोरेट कंपाउंड हासिल होगा जो होता है ऐसा BF4। ठीक है, इसको कहा जाता है बोरेट कंपाउंड, तो बोरेट कंपाउंड जो है तो आपको हासिल होगा। फिर अगर आप इस अमल को गर्म करते हैं, देखो क्या होना चाह रहे हैं, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म करते हैं तो नतीजे में यहां से फ्लोरीन निकलेगा, वो रिप्लेस करेगा डाइजो ग्रुप को, और आपको हासिल हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, जो आम अमल से आप तैयार नहीं कर सकते। प्लस डाइजो ग्रुप तब्दील होगा डाइनाइट्रोजन में, और BF4 तब्दील होगा BF3 में। ठीक है, तब जब आप इसको गर्म करते हैं। इसमें दूसरा रिएक्शन जो ऐसा दिया हुआ है कि अगर आप इसको कॉपर के साथ में गर्म करेंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ, इसके साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो आप ये देखते हैं कि यहां से डाइजो ग्रुप रिप्लेस होगा नाइट्रो ग्रुप से, और आपको हासिल होगी नाइट्रोबेंजीन। दो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम, लेकिन ये कट गया 25% में, इसलिए ज्यादा कोई खास बात नहीं है। तो नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस होगा डाइजो ग्रुप से, प्लस डाइजो ग्रुप तब्दील होगा काय में, डाइनाइट्रोजन में। ठीक है, यहाँ सोडियम है, इससे जुड़ेगा एक F, तो नतीजे में NaF प्लस BF4 तब्दील होगा BF3 में। यानी ये है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म करते हैं, कोई तमाशे आमिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नतीजे में फ्लोरोबेंजीन आपको हासिल होगा। लेकिन अगर आप कॉपर और सोडियम नाइट्राइड के साथ में गर्म करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन आपको हासिल होगा। एक ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसको हम एक्शन ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं, लेकिन ये 25% में रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसी में एक हमारे को अमल दिया गया है जो डाइजोनियम कंपाउंड के हम पढ़ रहे थे, मैंने भी रिपीट भी किया पिछली वीडियो का। इसमें एक और अमल जो दिया गया है एजोकप्लिंग। एजोकप्लिंग, ठीक है, एजोकप्लिंग में क्या है, तो जो आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है
उसको हम लिखते हैं इस तरह से। देखो हाँ, एकदम आसान सा अमल है और लास्ट में वो बता देता कि क्या हुआ इसके अंदर अमल। ठीक है, इसके पास में है पॉजिटिव की लोन पेयर से बंदिश बनी है। ठीक है, इसका अमल अगर आप कराएंगे फिनॉल के साथ, इसका अमल अगर आप कराते हैं इसके साथ फिनॉल के साथ, ये है फिनॉल। तो फिनॉल हमने पढ़ा है कि ऑर्थो पैरा डाइक्टिक ग्रुप होता है, ये पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा Cl से, यानी आपको तैयार होगा -HCl। इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्लस यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर से जो बंदिश बनती है उसको तोड़ेगा, इसके पास में आएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये डायजो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से बंदिश बनाएगा। समझ में आया? यानी ये बंदिश टूटेगी, लोन पेयर से बनी थी, इसके पास में लोन पेयर, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज था इसके पास में, तो वो पॉजिटिव वाले कार्बन का निगेटिव, तो ये बंदिश बनाएंगे इस तरह से, जैसा कि वैसा, ये डायजो ग्रुप जैसा कि वैसा। ठीक है, इससे जुड़ जाएगा आपका फिनॉल इस तरह से, ऐसा। ठीक है, और ये वेज ग्रुप जैसा कि वैसा प्लस HCl। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास में, इसका नाम है, नाम भी बताता हूं, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, जो होता है ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का मरतब आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है तो हासिल होगा। ठीक है, इसको एजो कपलिंग कहा जाता है क्योंकि एजो बंदिश के जरिए दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है। इसी की अगर हम दूसरी मिसाल लेते हैं जो ऐसी है, बेंजीन को थोड़ा हॉरिजॉन्टली बनाता हूं मैं। ठीक है, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इस तरह से, इसके साथ में आपने मिलाया अगर एनिलीन, ये है एनिलीन भी पैरा डाइक्टिक ग्रुप है, लोन पेयर रखी है नाइट्रोजन के पास में, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो जुड़ेगा Cl से, आपको हासिल हो जाएगा HCl प्लस यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ेगा नाइट्रोजन से, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक बंदिश टूटेगी, इसके बाद में लोन पेयर थी, ये लोन पेयर आएगी, इसके बाद में पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव जुड़कर बंदिश बनाएंगे और आपको कंपाउंड हासिल हो जाएगा ऐसा। देखो, ये डायजो ग्रुप जैसा कि वैसा, और ये अमाइनो ग्रुप जुड़ जाएगा ऐसा, यानी पैरा अमाइनो, नाम से पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, जो होता है येलो कलर, यानी डाई तैयार करने की खसूसियत भी डायजोनियम सॉल्ट जो तो जाहिर करते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये जो टॉपिक है हमारा एजो कपलिंग, ये भी 25% सिलेबस में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है तो हमारे 25% में रिड्यूस हो गए, इसलिए याद रखें तो ठीक है, नहीं रखे तो भी चलेगा। चलो, इसके बाद का यह हिल्सबर्ग रिएक्शन, हिल्सबर्ग रिएक्शन में हिल्सबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, और हिल्सबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये जो कंपाउंड होता है जो इस तरह से होता है, आसानी के लिए पूरा स्ट्रक्चर ही बना ले रहा हूं, रिएक्शन एकदम आसान है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आपको इसका अमल बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के साथ। तो अगर बात करता हूं मैं प्राइमरी अमाइन की, जैसे आपने लिए R बॉन्ड NH2, ठीक है, इसके साथ में मिलाया आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो होता है ऐसा। ठीक है, जब इसके साथ में आप जो है तो मिलाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, तो आप ये देखते हैं कि ये बता देता हूं, एकदम आसान सा रिएक्शन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहां से निकलेगा क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन जुड़ेगा हाइड्रोजन से
तो नतीजे में HCl आपको हासिल हो जाएगा और ये सल्फोनिल ग्रुप से जुड़ेगा आपका NH ग्रुप, यानी ये कंपाउंड हो जाएगा देखो S, यानी जैसे कि वैसा बॉन्ड S डबल बॉन्ड O फिर बेंजीन रिंग इस तरह से, ठीक है। इसका नाम जो है तो आप कहते हैं N-इथिल बेंजीन सल्फोन अमाइड या N-अल्कील बेंजीन सल्फोन अमाइड। अमाइड क्यों लिख रहा है? अमाइड हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सल्फोन अमाइड क्यों कहा गया? क्योंकि सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। तो N-अल्कील बेंजीन सल्फोन अमाइड ये कंपाउंड जो है तो आपको क्या होता है, हासिल होता है। इसकी खास बात क्या है पता है क्या? ये जो कंपाउंड है ये KOH के साथ में हलपजीर है, KOH के साथ में सॉल्यूबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो नाइट्रोजन OH के साथ बंधन बना के H2O बनाएगा, पोटेशियम इससे आयन की शक्ल में जुड़ा रहेगा। तो पॉइंट ये है कि हिल्सबर्ग रिएक्शन या हिल्सबर्ग जो अमल है वो इस तरह से है कि प्राइमरी अमाइन का अमल अगर आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में करते हैं तो नतीजे में KOH में सॉल्यूबल कंपाउंड N-अल्कील बेंजीन सल्फोन अमाइड आपको हासिल होता है। वहीं पर अगर हम इसके एक एग्जांपल ले लेते ताकि बात समझ में आए, जैसे हमने लिया, इसको देखो एक और तरीके से लिखते हैं, हम इसको इस तरफ लिखते हैं ताकि और थोड़ा सा रिएक्शन आसान लगे हमारे, ठीक है। Cl प्लस R नहीं अल्कील लिखते, CH3 बॉन्ड NH2, ठीक है। यहां से Cl इसके ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से हाइड्रोजन इस पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। Cl जुड़ेगा हाइड्रोजन से तो नतीजे में HCl आपको हासिल हो जाएगा, प्लस NH ग्रुप जुड़ेगा सल्फोनिल ग्रुप से तो नतीजे में इस तरह से सेम N बॉन्ड H बॉन्ड CH3, इसका नाम है N-मिथिल बेंजीन सल्फोन अमाइड, ठीक है। तो जो KOH में अल्पजीर होता है, मैं रीजन भी बता रहा हूं, KOH में अल्पजीर क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में प्रोटॉन अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की तो आप फिर दोबारा लेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ऐसा, ठीक है। इसका अमल अगर आप कराते हैं डाइमिथिल अमाइन के साथ, देखो एकदम सिंपल सा अमल है ये, तो आप नतीजे में ये देखते हैं कि यहाँ से Cl इसके ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। Cl जुड़ेगा हाइड्रोजन से तो हासिल हो जाएगा HCl प्लस ये नाइट्रोजन जुड़ेगा किससे? सल्फोनिल ग्रुप से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये जैसा कि वैसा, यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। नाम इसका NN डाइमिथिल बेंजीन सल्फोन अमाइड। लेकिन ये कंपाउंड जो है सेकेंडरी वाला ये KOH में इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर टर्शियरी अमाइन की बात की जाए तो टर्शियरी अमाइन हिल्सबर्ग मुतामिल के साथ में अमल जाहिर नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं रहता। जब प्रोटॉन नहीं रहेगा, जैसे ऐसा, इसको इसमें बता देता हूँ ऐसा, तो यहाँ से Cl जुड़ेगा किसके साथ, यानी टर्शियरी अमाइन जो है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अमल जाहिर नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा कि ये अमल जो है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सवाल ऐसे भी पूछे जा सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन किस तरह से अमल जाहिर करते हैं, ठीक है। चलो आखिरी अमल जो है हमारा अमाइन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 3 अमल हमारे को दिए गए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो भी नंबर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इसमें आपको पहला अमल पढ़ना है ब्रोमीनेशन। देखो साथ साथ क्या है इसकी, आपको पहले जनरल भी बता देता हूँ कि जैसे हमने फिनॉल में पढ़ा था कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऐसे ही NH2 ग्रुप भी यानी अमाइन ग्रुप भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो फिर वो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो या पैरा मुकाम पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ऐसी एक मिसाल हमारे को दिया गया है कि अगर आप लेते हैं एनिलीन इस तरह से और इसका अमल आप कराते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है, आदि ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन आदि ब्रोमीन बोल रहे हैं इसलिए एरो के ऊपर लिखेंगे H2O। तो आप ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एनिलीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से वो ब्रोमीन के साथ में अमल करके एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से और एक यहां से, यानी 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए और आपको हासिल हो गए सिंपल ऐसे कंपाउंड। ये NH2 ग्रुप, यहां पर ब्रोमीन, यहां एक ब्रोमीन, यहां एक ब्रोमीन, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ये कंपाउंड हासिल होगा प्लस 3 मॉलिक्यूल HBr। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ख्याल यह रखना है कि अगर सिर्फ आपको कंडीशन बोल रहा हूं मैं, जनरल अगर रिएक्शन देखेंगे आप तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कंपाउंड हासिल होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन तैयार करना है, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में से कट हो गया हमारे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं कि अगले टॉपिक में ये डिस्कस करना है हमारे। तो आपको जो एनिलीन की रिएक्टिविटी है यानी NH2 ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो तीनों मुकाम पर ब्रोमीन को ज्वाइन कर दे रहा, जोड़ दे रहा। तो आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि NH2 ग्रुप को आप पहले तब्दील कर दे लेस रिएक्टिव ग्रुप में, ताकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से पैरा मुकाम पे जुड़ सके। ठीक है, इसको याद रखें आप। चलो दूसरा अमल इसमें दिया गया है हमारे को नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में पढ़ने को मिलेगा जो भी मैंने कहा। दूसरा अमल है बी, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि आप लेते हैं सीधा सीधा एनिलीन, ठीक है, साथ में लेते हैं मुर्तकिस HNO3, मुर्तकिस HNO3 और मुर्तकिस H2SO4, दोनों कंसंट्रेटेड लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3 आइसोमर तैयार करता है रिएक्टिविटी की बिना पे। कैसे? देखो, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ऐसे, सेम एनिलीन यहां जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, दूसरा नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ऐसे, NH2 ग्रुप यहां जुड़ जाएगा NO2 और तीसरा नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ऐसे, NH2 जैसा कि वैसा, और मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है तो आपको हासिल हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें पैरा मुकाम की तो ये हासिल होता है 47%, ठीक है, ये हासिल होता है पैरा वाला 51% और ये होता है 2%। लेकिन याद ये रखें आप कि जब आप सिंपल नाइट्रेशन करते हैं तो नतीजे में ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर नाइट्रो कंपाउंड के आपको हासिल होते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया रिएक्शन। अब यहाँ पर एक कंडीशन जो मैं आपको पहले अमल में बता रहा था कि आपको अगर सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन तैयार करना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरा नाइट्रो एनिलीन अगर आपको तैयार करना है तो आपको सबसे पहले अमाइन ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए एक तरीका है। देखो, 2 अमल होते हैं, तरीका एक ही है लेकिन उसमें अमल 2 होते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन, एक होता है डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप अगर आप एक टफोली ग्रुप है जो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको आप उससे कम रिएक्टिव ग्रुप में तब्दील करते हैं, जिसे प्रोटेक्शन कहा जाता है। और जब काम हो जाएगा तो फिर उस लेस रिएक्टिव ग्रुप को आप दोबारा से रिएक्टिव ग्रुप में तब्दील करते हैं, जिसे डी प्रोटेक्शन कहा जाता है। समझ में आया? जैसे अगर मेरे को पैरा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को चाहिए सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन ये कंपाउंड तैयार करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप लेंगे, शुरुआत करेंगे एनिलीन से,
ठीक है, इसके साथ में मिलाएंगे आप क्या, आप मिलाएंगे एसिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड मिलाता हूं। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। जब एसिटिक अनहाइड्राइड मिलाया गया तो फिर क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से बंदिश टूटेगी, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो नतीजे में माइनस CH3COH यानी एसिड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। प्लस प्लस ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जुड़ेगा NH ग्रुप से या नाइट्रोजन से, तो नतीजे में ऐसा मुरक्कब आपको हासिल होगा। समझते, ये मुरक्कब है एसीटोनालीन, ये मुरक्कब है एसीटोनालीन, ठीक है। या दूसरे अल्फाजों में ये मुरक्कब है अमाइड, ये मुरक्कब कौन सा है, अमाइड, याद रखो। क्यों कर रहे हैं हम ये, इसको प्रोटेक्शन नाम दिया जाता है। क्यों कर रहे हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि अमाइन ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव था, तो हमने उसको क्या करें, अमाइड में तब्दील कर दी। अब अमाइड में तब्दील कर दिए, फिर कराओ इसका नाइट्रेशन, फिर कराओ इसका नाइट्रेशन से। जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो एसीटोनालीन या अमाइड कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव होने की वजह से वो सिर्फ कहां पर नाइट्रो ग्रुप को ज्वाइन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, सिर्फ पैरा मुकाम में, यानी आपको ये कंपाउंड ऐसा सिंपल हासिल हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, समझे। प्लस H2O माइनस H2O, यहां से OH ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन, ये हासिल हो जाएगा। फिर सॉरी एक चीज है, ये अमाइन नहीं है ना, ये है एसीटोनालीन यानी हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH, ठीक है। जब आपका काम हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कराते हैं इसकी आपाशी, फिर आप क्या करते हैं इसकी आपाशी, एकदम सिंपल अमल है ना। आपाशी के नतीजे में बंदिश टूटेगी, यहां से हाइड्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन से और आपको दोबारा से हासिल हो जाएंगे एनिलीन। देखो अब क्या हुआ, एनिलीन, ठीक है। प्लस OH ग्रुप जुड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप से, तो नतीजे में CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इस अमल को नाम दिया जाता है डीप्रोटेक्शन। लेकिन एक बात ख्याल रखिए आप, ये अमल क्यों किए हमने, जब सवाल पूछा गया कि आपको सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन तैयार करना है, अगर आप जनरल नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन ये कंपाउंड हासिल होगा। लेकिन सवाल हमने ये पूछा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन तैयार करना है, तो हमने क्या किया, एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है, ये अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएंगे तो फिर वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन तैयार हो जाएगा, तो हमने इसको पहले कन्वर्ट किए लेस रिएक्टिव अमाइड ग्रुप, ठीक है। फिर अमाइड ग्रुप का नाइट्रेशन करें और फिर हमारे को चाहिए था एनिलीन, तो हमने फिर क्या करे, जो अमाइड ग्रुप है उसको कन्वर्ट करे एनिलीन, यानी हमने काम निकाले, डाइवर्ट करे, काम हो गया, फिर रास्ते पे लेकर आए। तो इसको प्रोटेक्शन यानी अमाइन ग्रुप की हम हिफाजत कर रहे हैं ताकि वो अपनी रिएक्टिविटी को कम कर सके। और फिर डीप्रोटेक्शन मतलब जब अमल हो गया, काम हो गया, तो फिर उसकी जो हिफाजत दिए थे हमने ताकि वो ज्यादा तामुल ना कर सके, उसको हम निकाल देंगे, तो वो अमल कहलाएगा डीप्रोटेक्शन। तो ये एक अहम बात है जो आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलो आखिरी अमल हमारे को दिया गया है सल्फोनेशन, खत्म, फिर चैप्टर ही खत्म हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी थोड़ा सा अलग अमल है, देखो क्या होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, आप लेते हैं एनिलीन दोबारा, ठीक है, एनिलीन का आप कराते हैं सल्फोनेशन, आसानी के लिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। सल्फोनेशन में आप इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनिक वो देख रहा होगा, सल्फोनेशन H2SO4 लिया आपने, इसको गर्म किए 453 केल्विन तक, 453 से 458 केल्विन तक, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि इसके पास में लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और नतीजे में तैयार करेगा ऐसा मुरक्कब, क्योंकि ये भी एसिड है ना, एसिड है, ये बेस है, ये भी जानते हैं आप, तो नतीजे में सॉल्ट तैयार हो गए। जब सॉल्ट तैयार हो गया तो फिर सॉल्ट को हम कैसे बताएंगे, प्रोटॉन को इन्होंने एक्सेप्ट किए तो नतीजे में ये बन गए NH3, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये सल्फेट ग्रुप यहां पर जुड़ा रहेगा, इसका नाम है एनिलीनियम, एनिलीनियम,
एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये कंपाउंड जो है तो आपको हासिल होगा। ठीक है, फिर इसमें होगी तब्दीली, और इसमें तब्दीली कैसे होगी देखो आप क्या होता है। इसमें तब्दीली होगी ये कि यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां से दूसरा हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, यानी कि तीनों मिलकर बनाएंगे H2। और ये जो सल्फोनिल ग्रुप है और यहाँ का एक हाइड्रोजन है, आसानी दूसरे तरीके से बताते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन, तो नतीजे में H2O तैयार हुआ। अब आपके पास में क्या बचा देखो, अब आपके पास में बचा है सिंपल NH3 से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बचा NH2, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ बचा एक ऑक्सीजन गया यहाँ से तो SO3H, यानी हाइड्रोजन सल्फोनिक या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एनिलीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन भी नहीं बल्कि एनिलीन है ना हमारे पास में, तो एनिलीन सल्फोनिक एसिड ये आपको हासिल होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड होता है ये होता है ज्विटर आयन डायपोलर कंपाउंड। कैसे, इसको हम ऐसा लिखते हैं, एरो बताते हैं इसको ऐसे, ठीक है, ये क्या करेगा, इन शॉर्ट ये करेगा ऐसा, यहां पर है SO3, इसके ऊपर निगेटिव और ये हाइड्रोजन जाएगा NH2 के पास, तो ये हो जाएगा NH2। ठीक है, इसको कहा जाता है ज्विटर आयन, ये भी कई बार हमने पढ़ा है, या फिर डायपोलर आयन। तो नतीजे में सल्फोनेशन के नतीजे में आपको पहले एनिलीन का जब H2SO4 के साथ में अमल किए तो नतीजे में एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हासिल हुआ, जिसके बाद में सल्फोनिल ग्रुप पैरा मकाम पे ट्रांसफर हुआ और नतीजे में आपको एनिलीन सल्फोनिक एसिड जो है तो आपको हासिल हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके ये सब समझ में आया होगा। आखिरी टॉपिक था हमारा, ये हमने खत्म किए, चैप्टर हुआ खत्म। इंशाल्लाह अगले बार जो है तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।